हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। इसकी 2 वीडियो आप पहले देख चुके हैं। अब आज हम इसकी 3rd वीडियो करेंगे। सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ा बच्चों 2 वीडियोज़ में, वो रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले क्या था, भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है कि जब सब लोग अपने आप को ये समझने लगे कि वे सब एक ही राष्ट्र के अंग हैं और वो इस एकता के सूत्र में बांधने के लिए अपने आप को एकजुट करने के लिए कोई ऐसी साझा बात ढूंढ लेते हैं जिससे वो एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बनते चले जाते हैं। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो इस चैप्टर में हैं वो करेंगे, जो कुछ पिछली वीडियोस में मैं समझा चुकी हूँ। 1918 और 19 बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। अप्रैल 1919 में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने हड़ताल कर दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अप्रैल 1919 में। लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और रोलेट एक्ट क्या था कि बिना किसी पर मुकदमा चलाए 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। जो और ख़ासतौर से ये भारत के जो राजनीतिक गतिविधियां थी, जो एकता के लिए संघर्ष कर रहे थे लोग, उनको दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग या खिलाफत क्या है कि सरकार को उसकी नीतियों में किसी प्रकार का सहयोग ना देना और सरकार की नीतियों का विरोध करना। फरवरी 1922 में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तो एक हिंसक भीड़ ने चोरा चोरी नामक स्थान पर किसानों ने एक पुलिस चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 1922 में ये आंदोलन वापस ले लिया और उस समय असहयोग आंदोलन अपने पूरी गति पर था, यानी हजारों लाखों लोग इसमें के साथ जुड़े हुए थे। 1924 में मई 1924 अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हुई और 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गया। अल्लूरी सीताराम राजू ये आदिवासी लोगों का नेता था। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया और ये तय किया गया कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1930 में। पूना पैक्ट पर गांधी जी हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसमें वो अंबेडकर की बात मान लेते हैं और इसके से दलितों के लिए एक अलग दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक यात्रा कानून का उल्लंघन करते हैं और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। दांडी यात्रा या नमक कानून का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से गांधी जी ने नमक बनाकर किया था और साबरमती से 240 किलोमीटर दूर वो दांडी पैदल गए थे और रास्ते में अपने उनके 78 अनुयायी उनके साथ थे और रास्ते में जनसभाएं कर जा रहे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते थे। मार्च 1931 गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं और दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया जाता है। ये तो जो हमने पीछे पढ़ा था उसके बारे में, और इस अध्याय में
कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में किया। ये आप अपने नोटबुक में लिखें और इनको याद करें। आगे हम आ गए थे सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनापन यानी सब लोगों में आपस में एकता का भाव पनपना। जैसे मैंने पहले बताया था, राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं और वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? वो विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित करता है। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी और सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिससे राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इसके अलावा भारतीय साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र व प्रतीकों ने भी राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना अहम योगदान दिया था। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है, ये आप सब जानते हो। देखो अब आज भी हम जब भारत माता को देखते हैं, तिरंगा देखते हैं, तो हमारे मन में उनको देखते ही एकदम से राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना पनपती है और हमें ये एहसास होता है कि हमारी भारत माता है और हम इसके वासी हैं। इससे लोगों को ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। भारत माता की तस्वीर सबसे पहले किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था, जो आज हम गाते हैं। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। ये देखिए, अंडरलाइन करें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम गीत को शामिल किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर अनेक कलाकार इस तस्वीर को बनाने लगे तो भारत माता की छवि ने विविध रूप ग्रहण कर लिए गए। इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। राष्ट्रवादियों ने भाटों, चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। यानी लोगों में जो पारंपरिक रूप से गाए जाने वाली लोक कथाएं थी, उनको वो इकट्ठा करने लगे और लोगों के बीच इसका प्रचार करने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोक फ्लोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विख्यात संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं को सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल तैयार किया गया।
आंदोलन के दौरान भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा ही था, सफ़ेद, हरा और लाल। इसके मध्य में गांधी जी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था, और जुलूसों में लोग ये झंडा लेकर चलते थे। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजियों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे। वो ये मानते थे कि भारतीय असभ्य हैं और ये यूरोपियन साहित्य पढ़कर सभ्य बन सकते हैं और इनका ज्ञान बढ़ सकता है। वे भारतीय साहित्य को अच्छा नहीं मानते थे, बहुत कमज़ोर मानते थे। और उनका मानना था कि भारतीय लोग अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। और इसके जवाब में भारतीय लोगों ने अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे, यानी अतीत में खंगालने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी कुछ समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया गया था वह हिंदुओं का अतीत था और इसमें मुसलमानों का कहीं जिक्र नहीं था। इससे जो अन्य समुदाय थे वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे थे। अब है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों ने को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। यानी लोगों में एक मुख्य जो विचार था एकता के रूप में पिरोना, इकट्ठा होना, उसका एक जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ उनका गुस्सा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानी को स्वतंत्रता और संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया और उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। कांग्रेस ने जो हिंदू मुस्लिम का था उन विवादों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मी और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव को और आंतरिक टकरावों के चरण आ जाते थे। संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था, यानी बहुत सारे लोगों की आवाज़ थी। इसमें हिंदू मुस्लिम चाहे उनमें बीच में टकराव थे, लेकिन सबका उद्देश्य एक था और वो था औपनिवेशिक सरकार से छुटकारा पाना, अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना, उनके शासन से, उनके अत्याचार से अपने आप को आज़ाद करना। अब भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया था। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया था। कब किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 14 जुलाई 1942 को, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई थी। ये कहा गया था कि सत्ता है वो भारतीयों के हाथों में दी जाए और अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। 8 अगस्त 1942 में
कि मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो भाषण दिया था और भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकांश हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया। यानी 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये नोट कर लेना, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने 1942 में। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा, आसफ अली